में हम लोग यहाँ पे प्रोमाइस का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, है ना। और प्रोमाइस के केस में हमने कुछ एग्जांपल फ्रेम करे थे, और उन एग्जांपल्स के बाद में हमने जो लास्ट क्लास में जो एग्जांपल देखा था, है ना, लास्ट जो एग्जांपल था हमारा लास्ट सेशन में, वो था आई थिंक ऑल नाम के मेथड का, राइट, है ना, जिसमें अपन ने यहाँ पे देखा था प्रोमाइस डॉट ऑल, है ना, जो कि क्या गेट कर रहा था, एक एरे गेट कर रहा था, और जो एरे गेट कर रहा था वो किसका गेट कर रहा था, उसमें मल्टीपल फंक्शंस थे, और वो जो मल्टीपल फंक्शंस थे वो क्या रिटर्न कर रहे थे यहाँ पर, या तो रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट, राइट। उसमें भी हमने एक केस ये देखा था कि अगर सारी ही वैल्यूज अगर रिजॉल्व होती है तो ही उस केस में वहां पर वो विद रिजॉल्व चल रहा था, और अगर उसमें एक भी फॉल्स हो रहा था, है ना, या इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो एक भी अगर रिजेक्ट हो रहा था तो वो डायरेक्टली किस पे जा रहा था, आपके कैच पे जा रहा था, राइट। तो चलते अपन फिर यहाँ पर अपना एग्जांपल फ्रेम करके देखते हैं, है ना। आज के सेशन में हमें बाकी की रिमेनिंग मेथड्स यहाँ पे फ्रेम करके देखना है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, हमने कुछ एग्जांपल्स तो ऑलरेडी फ्रेम कर लिए थे यहाँ पर अभी तक के सेशन में। तो अपन एक नई फाइल और क्रिएट करते हैं बाय द नेम demo16.html, राइट। अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो अपन वापस से देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोमाइस, राइट। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे, जो लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल बनाया था मैं उसे ही कॉपी करता हूँ, क्योंकि पूरा एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही चाहिए हमें, सिर्फ जो चेंज करना है वो सिर्फ मेथड के नाम में चेंज करना है ना। तो अपन थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं यहाँ पर। अपन आते हैं अपने 15 नंबर के एग्जाम्पल पे, और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये मैंने पूरे इसको कॉपी किया, और कॉपी करके मैंने यहाँ पर जो अपना 16 नंबर का एग्जाम्पल था इसमें मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया। अब अगर अपन बात करें, ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है इसमें हमने करा क्या है, तो इसमें आपने सिंपली यहाँ पर एक फंक्शन बनाया है गो टू रूम, जिसमें आपने रिजॉल्व लिखा हुआ है ना। यहाँ पर आपने रिमूव गार्बेज लिखा है, जिसमें आपने यहाँ पे रिजेक्ट लिखा है। तो मैंने काम करते हैं अभी, तो इनिशियली यहाँ पर इसे भी क्या करते हैं, रिजॉल्व भी करते हैं, और फाइनली फिर देख रखा है आपको वन प्राइस, और वन प्राइस के बाद में फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ देख रखा है प्रोमाइस डॉट ऑल, गो टू रूम, रिमूव गार्बेज, वन प्राइस डॉट देन, और फिर यहाँ पे बाकी की सारी चीजें देकर रखी है। मैंने यहाँ पर एन ऑल की जगह क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे ऑल की जगह कर दिया है यहाँ पर एनी, राइट। अब अगर अपन बात करें होगा क्या, तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पर। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन इसे रन करते हैं। मैंने कंट्रोल प्लस F5 प्रेस किया, ये यहाँ पर रन होगा। अपन यहाँ पर आते हैं अपने कंसोल पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिला है, गो टू रूम। मतलब इसका मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आया कि यहाँ पर मैंने जब एनी लिखा था, है ना, तो उसने सिर्फ मुझे पहला वाला ही चला कर दिया है। अब अगर अपन बात करें कि पहले वाले का क्या सीन है, तो अपन देखते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले तो रिजॉल्व मिला, इन केस अगर यहाँ पे रिजेक्ट होता तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन वापस से यहाँ आते, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो अब देखो अभी भी क्या हुआ, यहाँ पर उसने पहला वाला ही चलाया है, मतलब ये सबसे टॉप वाला ही चला रहा है ना। वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पर, मैं इसे क्या कर देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ, है ना। मैंने यहाँ पर आकर क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है रिजेक्ट, और रिजेक्ट में मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो रिजेक्ट में मैंने मेंशन कर दिया है रिजेक्ट गो टू रूम। मैंने इसे सेव किया, मैंने आकर इसे यहाँ पे रिफ्रेश किया, तब देखो यहाँ पर क्या आया, रिमूव गार्बेज। मतलब मेरे को इसका मतलब एक चीज ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये सबसे पहला वाला रिजॉल्व चलाता है। देखो सबसे पहले आपने रिजॉल्व लिखा तो उसने सबसे पहला रिजॉल्व चला दिया, लेकिन पहले में आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगर पहले में आपने रिजेक्ट कर दिया है तो उस केस में फिर क्या होगा यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट उसका रिजॉल्व था उसने उस रिजॉल्व को यहाँ पर चला दिया। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर सब में ही रिजेक्ट हो गए तो फिर उस केस में वो क्या प्रिंट करेगा। लाइक मैंने यहाँ पर इसे भी रिजेक्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पर इसे भी रिजेक्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया है रिजेक्ट वन प्राइस। मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें अब क्या, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पे, तो अब सेव करने के बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखो इसने क्या दे दिया, एग्रीगेट एरर, ऑल प्रोमाइसेस वर रिजेक्टेड। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया यहाँ पर, क्या दे दिया मेरे को मैसेज, सारे प्रोमाइसेस क्या हो चुके हैं यहाँ पर, रिजेक्ट हो चुके हैं। और सारे प्रोमाइसेस रिजेक्ट हो चुके हैं तो उसने यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दे दिया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये तो आपने जो कंसेप्ट देखा ये किसका देखा है, यहाँ पर आपने आपकी एनी नाम की मेथड का देखा है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आपके पास में अब ये चीज तो आपको क्लियर हो गई कि अगर एनी नाम की मेथड अगर है तो एनी नाम की मेथड क्या करेगी, सबसे पहला रिजॉल्व यहाँ पर चलाने का काम करेगी। और ऑल नाम की मेथड जो होती है वो क्या करती है, ऑल नाम की मेथड यहाँ पर एक भी रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट कर देता है, अदरवाइज सारे प्रोमाइसेस को वो चला देता है।
है ना, सारे प्रोमाइसेस पर वो आपको आउटपुट देने का काम करता है, राइट। वही अगर अपन बात करें इसके बाद में, तो यहाँ पर आपके पास में जो नेक्स्ट प्रोमाइस आता है, मतलब नेक्स्ट मेथड आती है, वो है आपकी रेस। ठीक है, अब ये रेस नाम की मेथड करेगी क्या? तो रेस नाम की मेथड के केस में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखना, आपने यहाँ पर सिंपली लिखा है प्रोमाइस डॉट रेस, और प्रोमाइस डॉट रेस के बाद में आपने यहाँ पर तीनों में ही रिजेक्ट रिजेक्ट और रिजेक्ट ही लिख कर रखा हुआ है। आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने पर देखो आपको क्या मिला, रिजेक्ट और गो टू रूम, है ना। अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर रिजॉल्व होता तो, ठीक है, कि पहले में रिजॉल्व होता तो उस केस में क्या मिलता। तो अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश किया, तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, गो टू रूम। मतलब मुझे एक चीज़ ये क्लियर हो रही है कि यहाँ पर, है ना, रेस के केस में जो सबसे पहला होगा, अगर पहला रिजेक्ट हो गया तो वो पहला रिजेक्ट ही आंसर दे देगा, और अगर पहला आपका क्या हो जाता है यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है, तो वो रिजॉल्व ही रिजेक्ट दे आंसर दे देगा। हाँ, आगे देखो ना ही वो आगे बढ़ा ही नहीं है कहीं पे। अगर आप इसको देखो, यहाँ पर आप इसको रिजॉल्व कर देते हो, ठीक है, और अब आप इसको सेव करते हो, सेव करके आपने इसको रिफ्रेश किया, तो देखो आगे ही नहीं बढ़ा। मतलब उसने सिर्फ पहले वाले के बेसिस पे ही आपको रिजल्ट दिया है, या तो रिजॉल्व दिया है या फिर आपको उसने क्या दिया है, रिजेक्ट दिया है। तो आपको ये याद रखना है, ऑल नाम की मेथड क्या करती है, तो ऑल नाम की मेथड एक भी रिजेक्ट पे पूरा रिजेक्ट, बाकी सारे रिजॉल्व को प्रिंट करवा कर दे देती है। एनी नाम की मेथड क्या करती है, तो एनी नाम की मेथड आपका सबसे पहला रिजॉल्व चलाती है। एक भी रिजॉल्व नहीं मिला तो वो बता देगा कि सारे प्रोमाइसेस क्या हो चुके हैं, यहाँ पे रिजेक्ट हो चुके हैं। और ये क्या करता है यहाँ पर, तो ये सबसे पहले वाले फंक्शन का रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट चलाएगा, बाकी में कुछ भी हो उससे उसको कोई मतलब। और बाकी फिर वो एक्सप्लिसिटली जो दो मेथड्स थे, रिजॉल्व और रिजेक्ट की, तो मैंने आपको चलाकर बताई दी थी, है ना, प्रीवियस सेशन में, प्रोमाइस डॉट रिजॉल्व, प्रोमाइस डॉट रिजेक्ट। ठीक है, अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा के पास में एक और मेथड आती है इसमें, है ना, और वो मेथड का नाम है ऑल सेटल्ड। आपने एंड देख लिया, सॉरी आपने ऑल देख लिया, आपने रेज देख लिया, आपने एनी देख लिया, आपने फिर रिजॉल्व रिजेक्ट देख लिया था, और एक और मेथड है आपकी ऑल सेटल्ड, है ना। अब ये ऑल सेटल्ड नाम की मेथड करती क्या है ना, तो वो अपन देखते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने फिर से सेव एज किया इसे, और सेव एज करने में पहला रिजॉल्व, दूसरा रिजॉल्व और तीसरा मैंने रिजेक्ट रखा है। और यहाँ पर अपन करेंगे क्या, तो यहाँ पे ये जो रेस नाम की मेथड देके रखी है, इस रेस की जगह मैंने लिख दिया है ऑल सेटल्ड, राइट। अब अगर मैं बात करूं कि ऑल सेटल्ड नाम की मेथड करेगी क्या है यहाँ पे, तो अगर मैं ऑल सेटल्ड नाम की मेथड की अगर बात करूं, तो अब यहाँ पर आपको ये जो मिलेगा मैसेज, तो ये मैसेज कैसे मिलेगा, तो ये मैसेज आपको एरे के केस में मिलेगा। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहो तो आप पहले इसको प्रिंट करवा कर देख लो कि कैसे क्या आउटपुट आपको मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर इसे लिखा 18, मैंने कंपाइल किया, आप देखेंगे आपको ऐसा कुछ मिल गया, है ना। मतलब आपको एक एरे मिला, है ना, और एरे में आपको क्या मिले हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स मिले, जिसमें पहला लिखा हुआ है फुलफिल्ड, फुलफिल्ड, और फिर देख रखा है रिजेक्टेड, यहाँ पे वैल्यू में गो टू रूम, वैल्यू में रिमूव गार्बेज, और रीजन क्या है यहाँ पे रिजेक्ट होने का, रिजेक्ट मॉनिटराइज, राइट। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर होगा क्या, तो अपन आते हैं वापस से, मुझे एग्जैक्टली सिर्फ वहाँ पर क्या प्रिंट करवाना है, यहाँ पे ये स्टेटस अगर प्रिंट करवाना है ना, तो उस केस में मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर इसे तो कमेंट किया, यहाँ पर मेरे पास में MSG है, बोले तो ये मैसेज में मेरे पास में क्या आ रहा है, एरे आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डॉट, मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर ईच, और फॉर ईच के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन इसको यहाँ पर गेट करेंगे, मैंने लिख दिया OBJ, और OBJ लिखो, या फिर आप यहाँ पर एलिमेंट लिख लो, है ना, एलिमेंट। और अब आप यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में आप करेंगे क्या, तो आपने लिखा सिंपली कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपने लिख दिया यहाँ पर स्टेटस, और स्टेटस में आप क्या कर देंगे यहाँ पे, तो आप सिंपली लिख लेंगे एलिमेंट डॉट स्टेटस, ठीक है। अपन इसको सेव करवा कर देख लेते हैं, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो देखो मेरे को क्या मिला यहाँ पे, दो स्टेटस फुलफिल्ड मिले, है ना, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया, और एक मुझे स्टेटस यहाँ पे क्या मिला, रिजेक्टेड। क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको देकर रखा हुआ है।
अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर अपन देखें कि क्या हम इसमें भी कुछ सेट टाइम आउट वगैरह या ऐसा कुछ लगा सकते हैं क्या, है ना। सेट टाइम आउट वगैरह ये तो अपन लगाती थी ना, वो कॉल बैक वगैरह अपन पढ़ते थे। तो अगर अपने को वैसे कुछ फंक्शनलिटी अगर यहाँ पर देखना है तो अपन आते हैं अपने पुराने एग्जाम्पल पे। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने गो टू रूम वगैरह और ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, जिसमें एक ये वाला एग्जाम्पल देखा था अपन ने, राइट, है ना। इसे ही मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। तो मैंने इसे ही यहाँ पर सेव एज किया और मैंने इसे कर दिया यहाँ पर 19। ठीक है, अब ध्यान से देखना अपन करेंगे क्या। तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो दे के रखा है आपको रिजॉल्व और ये सारी चीज़ें दे के रखी हुई है ना। तो अपन सबसे पहले तो यहाँ पर सब में रिजॉल्व भी लिखते हैं, अदरवाइज अगर अपन ने रिजेक्ट लिखा है तो फिर वो तो कैच पर चले जाएगा आपका, है ना। तो अपन यहाँ पर आए, सब में रिजॉल्व दे के रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर आकर एक मैसेज प्रिंट करवा दिया कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, बिफोर एग्जीक्यूशन। और मैंने अब क्या करा, इसे कॉपी किया और मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे पेस्ट किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, आफ्टर एग्जीक्यूशन, राइट। मैंने लिखा है बिफोर एग्जीक्यूशन, मैंने लिखा है यहाँ पर आफ्टर एग्जीक्यूशन। अब अगर अपन बात करें कि ये बिफोर और आफ्टर जो लिखा हुआ है ना, तो इसका सीन क्या है ना, ये कैसे क्या प्रिंट होगा। तो पहले मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, पहले इसको चला कर देखते हैं अपन। मैंने 18, मैंने लिखा है यहाँ पर 19, राइट। मैंने करा एंटर, तो आप देखिए आपको कैसा मिला। तो पहले मिल गया बिफोर एग्जीक्यूशन, फिर आफ्टर एग्जीक्यूशन, गो टू रूम, रिमूव गार्बेज और वन प्राइस। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आप खुद देखें यहाँ पर, सबसे पहले तो बिफोर एग्जीक्यूशन प्रिंट होना ही था, वो तो प्रिंट हो ही गया। उसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पे आपने लिखा है गो टू रूम, और गो टू रूम के अंदर आपने क्या लिखा है, तो गो टू रूम के बाद में गो टू रूम की आपने फंक्शन की कॉलिंग करी है, तो ये कंट्रोल जाएगा गो टू रूम पर। अब गो टू रूम पर कंट्रोल जाने के बाद में आप देखेंगे एंटर मिली, और एंटर में वो रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न में क्या कर रहा है, प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। लेकिन उस प्रोमाइस के ऑब्जेक्ट में आपने क्या देके रखा हुआ है, कॉल बैक देके रखा हुआ है। और ये तो आपको भी पता है कि जैसे ही कॉल बैक आपको मिलता है तो वो उसको आपके नॉर्मल एग्जीक्यूशन से साइड में कर देता है। तो जैसे ही उसको कॉल बैक मिला, उसे नॉर्मल एग्जीक्यूशन से साइड में करा, नीचे आया, फिर से कॉल बैक मिला, नॉर्मल एग्जीक्यूशन से साइड में करा, फिर से नीचे आया, वन प्राइस वाले में उसको कॉल बैक मिला, उसने नॉर्मल एग्जीक्यूशन से साइड में करा, उसने नीचे वाले को प्रिंट करवा दिया आफ्टर एग्जीक्यूशन। वापस से वो गया वेब एपीआई में, उसने देखा कि यार यहाँ पर ये टाइमर फंक्शन, सॉरी यहाँ पर ये कॉल बैक की केस में ये चीजें सेट हुई है ना। तो उस केस में वो क्या करेगा यहाँ पर, तो वो देखेगा यहाँ पर आपका कॉल बैक क्यू, है ना। अब कॉल बैक क्यू देखेगा वहां पर, और एक और चीज कि इसमें तो वो डायरेक्टली कॉल बैक क्यू में ही चले जाएगा, क्योंकि अब इसमें टाइमर फंक्शन नहीं है ना, है ना। तो वो कॉल बैक क्यू या फिर आपका मैसेज क्यू में जाएगा, वहां पर ये देखेगा कि यार ये मेरे कॉल बैक्स थे, उसको उसने वहां पे रखा। वहां पे रखने के बाद में फिर जब आपका मैसेज क्यू, सॉरी आपकी इवेंट क्यू जब खाली होगी, तो वो आपका कॉल बैक उठकर यहाँ आएगा, और यहाँ आने के बाद में फिर वो चलेगा। तो ये चीज तो समझ में आ गई। अब उसके बाद में भी फिर आपने एक चीज और देखी थी कि अगर आप एक से ज्यादा बार टाइमर फंक्शन लगाते हैं, मतलब मल्टीपल प्लेसेस पे, तो ऐसा होता था ना कि ठीक है इसका टाइम जल्दी फिनिश हो गया तो ये चल गया, और फिर उसके बाद में इसका टाइम जल्दी फिनिश हो गया तो फिर ये चल गया, या फिर बाद में चला, है ना। तो वैसे ही अपन अब यहाँ ये देखते हैं कि इनकेस कभी ऐसा हुआ कि मैंने इसमें ज्यादा टाइम दे दिया, ये जो रिजॉल्व दे के रखा हुआ है आपको, है ना, ये जो रिजॉल्व आपको देकर रखा हुआ है, आपने यहाँ पर क्या किया, आपने लिखा सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर वो आपने क्या किया है। अब ये तो आपको भी पता है कि यार अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं ऐसा, तो वो दिक्कत ही देगा, ये आर्ग्यूमेंट आप दे नहीं पाओगे। तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अब या तो आप एक काम ऐसा करो कि रिजॉल्व लिखा, कॉमा करके मैंने कितना लिखा है यहाँ पे 2000, और फिर मैंने लिखा है यहाँ पर गो टू रूम, है ना। या तो मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा, या फिर अगर अपन बात करें कि अपन यहाँ पर आते और यहाँ आकर मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पर इसे कट किया, मैंने लिखा सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पर आकर फिर एक फंक्शन बना लिया, और इस फंक्शन के अंदर फिर मैंने डायरेक्टली इसको ऐसा दे दिया। तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर 5 सेकंड्स दे दिए, राइट, और यहाँ पर मैंने 0 सेकंड्स दिए, मुझे तो 0 टाइम डिले, है ना, कुछ नहीं दिया, मतलब 0 टाइम डिले मतलब 0। मैंने इसे सेव किया। अब अगर ऐसे नॉर्मल प्रोग्राम का फ्लो होता था तो उस केस में क्या होता था कि ऊपर वाले में अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो वो नीचे वाले को चला देता था, और फिर ऊपर वाला होता था। तो अब अपने को यहाँ पर ये देखना है कि क्या ये उस चीज के लिए वेट करेगा क्या, है ना।
तो चलते फिर अपन यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तब देखो क्या हुआ, बिफोर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन, और अब उसके बाद में क्या हो रहा है यहाँ पर, तो अब देखो गो टू रूम, फिर रिमूव गार्बेज और फिर बर्न प्राइस आया। अब ऐसा क्यों हुआ, तो अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जब आपने गो टू रूम को कॉल करवाया है ना, तो अब ये गो टू रूम को जब कॉल करवाया है, तो अब यहाँ से ये रिटर्न करेगा प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट, तो अब प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट अगर रिटर्न करेगा, तो जब तक यहाँ से ये फंक्शन की कॉलिंग हुई है, जब तक यहाँ से रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक वो यहाँ से नीचे आएगा भी कैसे, समझ में आया? कि जब तक यहाँ से वो वैल्यू जो अपन रिटर्न करवा रहे हैं, जब तक वो वैल्यू आएगी ही नहीं, तब तक वो नीचे आएगा कैसे, तो जिसकी वजह से वहां पर क्या हो रहा है, वो वेट कर रहा। क्लियर? और नॉर्मल के केस में क्या होता था कि आपने सिंपली सेट टाइम आउट लगा दिया, है ना, अब आपने कहीं पे 5 सेकंड दे दिए, कहीं पे 2 सेकंड दे दिए, तो 5 सेकंड में टाइम लग रहा है तो 2 सेकंड वाला चल जाता था, क्योंकि वो तो नॉर्मल फंक्शन था, उसकी वैल्यू की जो रिटर्न होगी उससे आपको कोई मतलब ही नहीं था ना। अगर आपको उससे मतलब होता तो उस केस में चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आपका कुछ इस टाइप से था, है ना, इसमें मैंने आपको प्रोमाइस भी बताया, प्लस प्रोमाइस की चेनिंग भी मैंने आपको बताई, है ना, वो जिसमें अपन ने देखा था कि वो प्रोमाइस रिटर्न कर रहा था विद रिजॉल्व वैल्यू, फिर उसको अपन ने फिर से वो देन के अंदर हैंडल किया था, और फिर उसके बाद में उसका जो रिजल्ट मिला था, और उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़े थे, और अगर एरर आ जाता है तो वो डायरेक्टली फिर वो नीचे आ जाता था, है ना। तो ये हमने यहाँ पर ऐसा कुछ कंसेप्ट देखा। लेकिन अब अगर अपन बात करें कि इस केस में ऐसा हो रहा है कि इसमें भी चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग ही रही है ना, लग ही रही है, मतलब कैसे कि आप कैसे यहाँ पर प्रोमाइस को कॉल करवा रहे हो, फिर वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फिर आप देन पे आ रहे हो, देन या फिर कैच पे आ रहे हो, तो या तो देन चलेगा या फिर कैच चलेगा। ये बात मानिए कि थोड़ा बहुत सिंपल पड़ रहा है इफ एल्स की तरह, है ना, कि या तो देन इफ, या तो इफ के रिस्पेक्ट में देन जैसा चल रहा है, या फिर वो अपना एल्स के रिस्पेक्ट में जैसा कैच चल रहा है ना, बट फिर भी ये थोड़ी सी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। इसको भी अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड अगर अपने को करना है, तो अपन फिर यूज करते हैं असिंक अवेट। ये असिंक अवेट या ये कंसेप्ट आपको जो अभी देखने को मिल रहा है, अपन जो पढ़ रहे हैं, है ना, ये आपको आगे बहुत ज्यादा काम में आएगा, बहुत ज्यादा यूज में आएगा, क्योंकि जनरली हम जो आगे यूज करेंगे, है ना, अपने एक्सप्रेस वगैरह में, है ना, तो उसमें अपन जनरली किसका यूज करते हैं, असिंक वगैरह का ही यूज करते हैं। ठीक है, वहां पर अपन कॉल बैक थोड़ा सा रेयर केस में यूज करते हैं, ऐसा एक्सप्लिसिटली बनाना। और फिर बाकी अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर जब आप असिंक अवेट यूज करोगे, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रोमाइसेस तो आपका आ ही जाएगा, मतलब प्रोमाइसेस भी लगेगा, कॉल बैक भी लगेगा, लेकिन मेनली अपना जो फोकस होगा वो असिंक अवेट पर होगा, क्योंकि जैसे जैसे वर्जन आगे बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे यहाँ पे चीजें भी थोड़ी सी चेंज होती है। तो जो लेटेस्ट वर्जन है, उस हिसाब से वहाँ पर वो बोलता है कि आप असिंक अवेट का यूज करें, ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब अगर अपन बात करें कि अभी असिंक अवेट होता क्या है बेसिकली, है ना, तो असिंक अवेट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे ये दोनों कीवर्ड है ना, असिंक भी और अवेट भी, है ना, जो कि आपको यहाँ पर यूज करना रहेंगे। आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे कैसे, है ना, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, है ना, तो वो अपन समझते पहले। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल में इसको समझाता हूँ आपको, और फिर अपन देखते हैं इसके आगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपना पेंट, और अपन अब जो देखने वाले हैं वो अपना टॉपिक क्या है, असिंक अवेट, राइट। इसको आप लिखोगे क्या, असिंक, और अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका यहाँ पर, अवेट। ठीक, अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, असिंक और अवेट, राइट। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन हायरार्की देखे, तो जो आपकी असिंक्रोनस, है ना, जो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, उस असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के केस में, है ना, अपन ने सबसे पहले यहाँ पे क्या पढ़ा, कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक के बाद में अगर अपन बात करें, तो फिर हमने पढ़ा प्रोमाइसेस।
और प्रोमाइस के बाद में अब अगर अपन बात करें तो अब अपन जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो है क्या आपका असिंक अवेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट सभी है, आपको आना सभी चाहिए क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। कि इंटरनली जो फ्लो चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि असिंक अवेट भी किस पे काम कर रहा है, प्रोमाइस पे, और प्रोमाइस भी किस पे काम कर रहा है, कॉल बैक पे। तो आपको कॉल बैक क्या होता है वो पता होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, ये टॉपिक्स जो है वो आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ी है क्या, तो ये टॉपिक्स उसमें ही क्लासीफाई किए जाते हैं। वैसे बेसिकली देखा जाए तो जरूरी नहीं कि आप जावास्क्रिप्ट में ये सारे टॉपिक्स पढ़े, है ना। ये सारे टॉपिक्स वो अपन नोड जेएस में भी कवर अप कर सकते थे कि आप नोड की जब प्रोग्रामिंग करते तो नोड में भी ये सारे टॉपिक्स आप इंक्लूड कर सकते थे, है ना। बट इनिशियली अगर देखा जाए तो आप इन सबको जावास्क्रिप्ट में ही पढ़ लो तो नोड में थोड़ा सा टाइम आपका कम लगता है। मतलब जब आप नोड जेएस पढ़ोगे तो उसमें टाइम थोड़ा सा इन्हीं सारी चीजों की वजह से कम हो जाएगा, क्योंकि नोड में आप जब स्टार्ट करते हैं तो उस केस में आपको बेसिक प्रोग्रामिंग बताई जाती है, फिर उसी में नोड के अंदर ही आपको कॉल बैक बताया जाता है ना। फिर नोड के अंदर ही आपको फिर ये प्रोवाइस बताया जाता है, नोड में आपको फिर असिंक अवेट बताया जाता है। तो अब वो सारी चीजें वहां बताते हैं, तो उसके पहले मैंने आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में बता दी ताकि आप उससे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे। जावास्क्रिप्ट में चीजें कवर अप हो जाएगी तो फिर नोड में अपन सिर्फ उसमें ये देखेंगे कि हाँ हमने वो पढ़ा था तो देखो इसको यहाँ पर ऐसा कन्वर्ट करते, है ना। रहेगा तो वही कंसेप्ट, है ना, चीजें पूरी वही रहेगी, बट ये रहेगा कि आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, राइट। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर ये जो असिंक अवेट दे के रखा हुआ है ना, तो अभी असिंक अवेट के केस में आप करेंगे क्या, कैसे लिखेंगे कैसे, है ना। तो अब एक चीज हमेशा याद रखना कि ऐसा हो सकता है कि बिना अवेट के असिंक आपको देखने को मिल जाए, लेकिन जो अवेट है वो बिना असिंक के देखने को आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप एक बार असिंक लिखकर चीजों को आगे बढ़ा सकते हो बिना अवेट लिखे, लेकिन बिना असिंक लिखे अवेट लिखकर आप चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते। कि अवेट अगर लिखना है तो असिंक मैंडेटरीली लिखना ही पड़ेगा, लेकिन असिंक लिखा है तो जरूरी नहीं कि आपको अवेट लिखना ही पड़ेगा, राइट। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप जो भी फंक्शंस बनाएंगे, लाइक आपने अगर कोई फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा अपना एक फंक्शन, लाइक मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा और फंक्शन में मैंने लिख दिया यहाँ पे माय फन, राइट। तब मैं करूंगा क्या, तो मैं इसके आगे सिंपली क्या लगा दूंगा, तो मैं इसके आगे लगा दूंगा यहाँ पे असिंक। तो ये फंक्शन कैसा कंसिडर होगा मेरा, असिंक कंसिडर होगा। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो असिंक, और उसके बाद में फिर आप ऐसा बोलो कि अगर इस फंक्शन को कुछ आर्ग्यूमेंट पास करना है तो आप उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऐसा लिख दिया और आपने यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसा भी कुछ लिख सकते हो क्या, कि आपने यहाँ पे लिखा है असिंक, ठीक है, और असिंक के बाद में, तो असिंक के बाद में आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख लिया, लाइक आपने लिख लिया यहाँ पर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और आपने ऐसे टास्क परफॉर्म कर, समझ में आया? ठीक है, तो ये असिंक को लिखने का कुछ इस तरीके से सिंटेक्स रहेगा, है ना। इसको आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर ये अपन ने जो देखा है ये आपका सिंपली सिंटेक्स है ना। कि इस तरीके से आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये इन तरीके से आप यहाँ पर ऐसा असिंक को लिखते हैं, है ना, कि फंक्शन के आगे आपको असिंक लगाना पड़ता है, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें कि बात आती है अवेट की, कि अभी अवेट कहाँ लिखेंगे अगर असिंक यहाँ लिख दिया तो, है ना। तो अब अगर अपन बात करें कि अवेट कहाँ लिखेंगे तो वो अपन देखते हैं। उसके पहले ये सभी ने देख लिया, देख लो इसे एक बार। इसमें आपने तीन चीजें नोट देख के नोट दे दिए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? कौन सी कॉल बैक फिर वाला जो कॉल बैक है, वो तो इसी में आ जाएगा ना। हाँ वो तो इसी में आ जाएगा, आपने कॉल बैक पढ़ा है, कॉल बैक से कॉल बैक है, उसके बाद में प्रोमाइस आ गया। अब इसमें मैंने प्रोमाइस सीनिंग भी कहाँ बोला, है ना, वो इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इंटरव्यू का मेन क्वेश्चन ऐसा है, मतलब सामने वाला पूछेगा कि असिंक्रोनस के लिए आप कॉल बैक यूज करते हो, आप बोलोगे हाँ। प्रोमाइस यूज करते हो, आप बोलोगे हाँ। तो फिर वो बोलेगा जब कॉल बैक से काम हो रहा था तो प्रोमाइस क्यों यूज कर रहे हो,
तो उनके बीच का आंसर आपको ये बोलना है कि यहाँ पर कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम, बोले तो पिरामिड ऑफ डोम का कंसेप्ट आ जाता है, जो कि चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता है, इसलिए हम प्रोमाइज पर आए। समझ में आया? और फिर प्रोमाइज से फिर आप असिंक अवेट पर क्यों आए? तो प्रोमाइज से असिंक अवेट पर आने का मेन रीजन ये था कि आप कोड को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लिखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लिखो और समझने में थोड़ा सा इजी हो, तो इसलिए अपन फिर वो असिंक अवेट पर आए। जैसे आपने अगर सी पढ़ी हो या नॉर्मल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़े हो, तो उसमें आपने नेस्टेड इफ एल्स देखा होगा कि इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, तो वो इफ के अंदर इफ एल्स के अंदर इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, वो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। तो उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए फिर आपने एल्सिफ लैडर का कंसेप्ट देखा होगा कि वो बस इफ एल्सिफ 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 से वो पूरा नेस्टेड इफ एल्स की पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देता है। इन द सेम वे बस यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि प्रोमाइज में आप जो जितना कॉम्प्लिकेटेड करके चीजों को लिखते हो, है ना, कि देन फिर कैच फिर देन फिर कैच, है ना, फिर वो उसका प्रोमाइज चेनिंग का कंसेप्ट, है ना, कि उससे फिर वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको, और ऑब्जेक्ट मिलने के बाद में ऑब्जेक्ट को के अंदर से वैल्यू निकालने के लिए फिर आप देन के अंदर रख रहे हो, फिर एक फंक्शन बना रहे हो, फिर उसके अंदर वैल्यू को गेट कर रहे हो, फिर प्रिंट करवा रहे हो। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम आपकी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी कि डायरेक्टली आपको ऊपर से ऑब्जेक्ट भी मिलेगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर की जो वैल्यू है वो भी डायरेक्टली अवेट की हेल्प से आपको निकल कर आपके वेरिएबल में एक ही बार में मिल जाएगी। तो आपको इतना ज्यादा उस पर कुछ वर्क करना नहीं रहेगा। तो अब अगर अपन बात करें क्या और कैसे, तो आप देखें यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, अब ये तो मैंने असिंक कैसे लिखना था वो बताया, है ना। अब अवेट कहाँ लिखेंगे आप? तो आपने यहाँ पे जैसे लिखा है क्या, असिंक, असिंक में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपने लिख दिया यहाँ पे रिक्वेस्ट, आपने लिख दिया यहाँ पे रिस्पॉन्स, आप यहाँ पर आ गए। अब इसके अंदर अब आप क्या करेंगे, तो अब इसके अंदर अब आप यहाँ पे लिखते हैं क्या, अवेट। अब एक और चीज कि अब अगर आपने असिंक लगाया है ना, अगर आपने असिंक लगाया है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर ऐसा मैंडेटरीली लिखना रहेगा ट्राई, और फिर अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैच। समझ में आया? आप क्या करेंगे यहाँ पर असिंक के अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर ट्राई और कैच। अब इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा कि अब यहाँ पर आकर अब आपको क्या लिखना रहेगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर अवेट, और अवेट के बाद की जो फंक्शनिंग रहेगी, जैसे आपने याद हो तो लास्ट सेशन में आपने एक एग्जांपल फ्रेम किया था ना, चेक नंबर वाला, जिसमें आपने यूजर को एक नंबर पास किया था, फिर वो वहां पर जाकर चेक कर रहा था कि वो नंबर इवन है या ऑड है, और वो फिर वो रिजॉल्व वैल्यू या रिजेक्ट वैल्यू आपको रिटर्न कर दे रहा था, है ना। अब उसका जो रिजल्ट आता था फिर उसको मैं डॉट देन करके फिर हैंडल करता था। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ये अवेट लिखा और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, फंक्शन का नाम, ठीक है। और यहाँ पर अपन ने जो भी फंक्शन का नाम लिखा है, जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पर लिख देंगे। तब इससे क्या होगा कि अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किसको कॉल करेगा यहाँ पर, तो ये जो फंक्शन है आपका, ये जो फंक्शन है आपका, ये फंक्शन किसको कॉल करेगा यहाँ पर, तो ये फंक्शन आपके प्रोमाइस को कॉल कर सकता है, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो इसके अंदर से आपको प्रोमाइस मिल सकता है। मतलब ये जो फंक्शन कॉल होगा, है ना, यहाँ पे ये जो आपने फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन का आपने नाम लिखा, अभी जो फंक्शन है, अब इस फंक्शन के अंदर होगा क्या, तो इसके अंदर जो भी आपने टास्क परफॉर्म करके रखा होगा, तो यहाँ से आप क्या करवा देंगे, आप रिटर्न करवा देंगे। और रिटर्न में आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, तो आपने लिख दिया यहाँ पे न्यू प्रोमाइस, है ना। बाकी सारी चीजें वो आप प्रोमाइस की जो भी लिखते हो, जैसा भी लिखोगे वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखवा दिया है रिजॉल्व, और रिजॉल्व में आपने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 5, राइट। तो अब इससे होता क्या था अभी तक, तो अभी तक तो ये होता था कि यहाँ से अगर फंक्शन की कॉलिंग करी है और वो फंक्शन के अंदर अगर प्रोमाइस है, तो वो प्रोमाइस आपको क्या रिटर्न कर देता था, तो वो प्रोमाइस आपको प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता था विद रिजॉल्व वैल्यू, जिसको आपको देन से निकालना पड़ता था कि देन, और देन के अंदर फंक्शन, और फंक्शन के अंदर फिर एक आर्ग्यूमेंट जो कि उसको वैल्यू को हैंडल करता था, और फिर आप उसको प्रिंट करवा देते। लेकिन अब इस केस में यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर अगर आपने ये ऐसा लिखा हुआ है, तो ये जब फंक्शन की कॉलिंग होगी और यहाँ से ये जो रिटर्न करेगा आपको प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट, है ना, विद रिजॉल्व, और रिजॉल्व के अंदर यहाँ पर ये 5, तो ये जो अवेट है ये क्या करेगा कि यहाँ पर ये इसका प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट आया विद रिजॉल्व 5, तो अब ये अवेट क्या करेगा यहाँ पर, तो अब ये अवेट उस प्रोमाइस के ऑब्जेक्ट में से जो रिजॉल्व के अंदर जो वैल्यू आई है उसको निकालने का काम करेगा, और आपको डायरेक्टली यहाँ पर किसके अंदर दे देगा, इस एक्स के अंदर आप इसको यहाँ पर क्या करवा दोगे, सेट करवा
तो मतलब इसके अंदर डायरेक्टली आपको क्या मिल गया है, तो इसके अंदर डायरेक्टली आपको यहाँ पर 5 मिल गया है। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता तो वो रिजेक्ट डायरेक्टली कहाँ आता, आपके कैच में आ जाता, और जो यहाँ पर वैल्यू आती रिजेक्ट की वो आती है आपके एरर में, और उसके बाद में फिर आप उसको क्या करते हैं, console.log करवा कर आप उसको यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। तो समझ में आया? जैसे वहां पे देन होता था, कैच होता था, है ना, वैसे अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि वहां देन उस प्रोमाइस के ऑब्जेक्ट को हैंडल करता था, और रिजॉल्व के अंदर जो वैल्यू होती थी उसको वो देन अपने अंदर फंक्शन में पास करता था, और वो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट लिखता था जो कि उस वैल्यू को हैंडल करता था, और फिर उस वैल्यू को आप वहां पे प्रिंट करवाते थे। यहाँ पर बस अवेट लिखने से ये हुआ कि ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट प्रोमाइस का हैंडल हुआ, रिजॉल्व भी हैंडल हुआ, उसके अंदर की जो वैल्यू है डायरेक्टली वो वैल्यू निकली, और वो वैल्यू निकल के डायरेक्टली एक्स में जाके सेट हो गई। और अगर उधर से रिजेक्ट में अगर कुछ आपके पास में रीजन आता है एरर का, है ना, तो उस केस में डायरेक्टली वो एरर आएगा और आप console.log करके उस एरर को प्रिंट करोगे। नहीं, ट्राई के अंदर कैसे करवाओगे, यहाँ पर आपने अगर ये अवेट लिख के रखा हुआ है तो वो तो एरर ही दे देगा ना आपको। अब अगर यहाँ पर अवेट जो है वो आपको अगर एरर ही दे देगा तो एरर आता है, तो कभी तो अपन ट्राई कैच लिखते, ट्राई कैच इसलिए तो लिखते हैं ना कि अगर ट्राई में अगर कोई एरर आएगा तो वो डायरेक्टली ये कैच उसको हैंडल कर लेगा। हाँ हाँ, वो उसके अंदर वो वैसे थी फंक्शनलिटी कि आप देन के अंदर 2 आर्गुमेंट पास कर सकते थे जो कि आप उसकी वैल्यू को हैंडल करवा सकते, लेकिन यहाँ पे नहीं करवा सकते, यहाँ पर आपको कैच से ही हैंडल करवाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या, तो ये तो लिखने का तरीका मैंने बताया, अभी एग्जाम्पल अपन फ्रेम करेंगे तब आपको चीजें नई ना लगे, है ना, ये हो क्या रहा है वो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा भी एक चीज और ये याद रखना कि जैसा कि मैंने आपको बोला, ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि आप अकेला असिंक लिख सकते हो बिना अवेट के, लेकिन अकेला अवेट नहीं लिख सकते हो बिना असिंक के। तो अगर आपने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है, लाइक आपने लिखा असिंक, और असिंक में आपने यहाँ पे लिखा है क्या, फंक्शन, और फंक्शन में आपने कुछ भी नाम दे दिया यहाँ पे माय फन, राइट, और मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा है रिजॉल्व, या अपन एक काम करते हैं, रिजॉल्व ना लिखते हुए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अपन यहाँ पे रिटर्न करवाते, और रिटर्न में मैंने करवा दिया यहाँ पर 1, राइट। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, काम करते हैं फिर से लिखते हैं इसको, मैंने लिखा है यहाँ पर असिंक, मैंने लिखा है यहाँ पे फंक्शन, और मैंने यहाँ लिख दिया माय फन, और मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने लिखा है रिटर्न, और रिटर्न में मैंने लिख दिया यहाँ पर 1, राइट। अब अगर आप यहाँ से माय फन को कॉल करवाते हो, और यहाँ पर अगर अपन इसको हैंडल करते हैं, मैंने लिखा वेर, और मैंने लिखा एक्स, और अगर अपन इसको प्रिंट करवाते हैं, है ना, तो अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना, 1 मिलेगा यहाँ पर। लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पर कि अब ये एक्स में क्या मिलेगा, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि जब भी आप किसी फंक्शन के आगे असिंक लगा देते हो, है ना, या फिर इन शॉर्ट आप ऐसा बोलेंगे कि बिना अवेट के अगर असिंक फंक्शन है तो जो भी रिजल्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिजॉल्व वैल्यू के साथ में ही होगा। मतलब कि यहाँ पर ये जब फंक्शन की आप कॉलिंग करेंगे और ये रिटर्न जो 1 आपने लिखा हुआ है ना, तो ये यहाँ पर रिटर्न 1 बोले तो ये 1 नहीं है, ये लाइन का मतलब कंसिडर हो रहा है यहाँ पे रिजॉल्व 1, मतलब ये रिटर्न 1 नहीं होगा, यहाँ से प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट विद रिजॉल्व वैल्यू 1 यहाँ से रिटर्न होगी, मतलब वो 1 आपके रिजॉल्व के अंदर जाके सेट हो जाएगा, और वो ऊपर से जब नीचे आएगा तो इस x के अंदर यहाँ पे आपको प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट मिलेगा। इस x के अंदर क्या होगा आपके पास में, यहाँ पे प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट होगा। और अभी तो आपको भी पता है कि अगर प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट है तो उसको निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, फिर तो x डॉट, तो आप लिखेंगे वापस से देन, और नहीं तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर कैच।
तो x यहाँ पे रिजॉल्व होगा तो इधर आएगा और नहीं तो इधर आएगा। हाँ, सिर्फ रिजॉल्व वैल्यू भी रिटर्न करेगा, भले ही आप अंदर से रिटर्न में एरर ही क्यों ना रिटर्न कर दो। अगर आपने अंदर लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिख दिया है रिटर्न, है ना, ये अंदर की बात कर रहा हूँ ये यहाँ पर, है ना, तो अगर आपने यहाँ पे ये रिटर्न लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया आपने न्यू, और न्यू में आपने लिख दिया यहाँ पे एरर, है ना, तो अब ये तो आपको भी समझ में आ गया कि यार ये न्यू एरर मतलब ये यहाँ से ये एरर रिटर्न हो रही है। तो अब ये एरर रिटर्न हो रही है तो बेसिकली देखा जाए तो वो कैच में जाना चाहिए, बट मैंने क्या बोला कि यहाँ पे न्यू एरर भी जो है वो भी एज अ रिजॉल्व के अंदर आपकी रिटर्न होगी, तो वो आपका यहाँ पर देन के अंदर ही हैंडल होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब क्या और कैसे, है ना, तो इसको अपन इम्प्लीमेंट कर देखते हैं। ठीक है, आई थिंक चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर हुई होगी, बाकी तो प्रोग्रामिंग में क्लियर हो जाएगी, लेकिन प्रोग्राम में जब मैं कोड लिखूंगा तो आपके लिए कुछ नया ना रहे, है ना, कि उसमें आपको ऐसा नहीं दिखे कि ये क्या लिख रहे हो कैसे लिख रहे हो। सिंटैक्स इसीलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिए कि असिंग भी लिख रहे हैं तो कहाँ लिखेंगे, अवेट भी लिखना है तो कहाँ लिखेंगे, है ना, बिना अवेट के असिंग आप लिख सकते हो जैसा लिख के दिखाया, लेकिन बिना असिंग के आप अवेट नहीं लिख सकते। ठीक है, इसके अंदर आपको ट्राई कैच लगाना रहेगा, बाकी की चीज़ें आप ऐसे मैनेज करेंगे। बाकी फिर अपन इसको इम्प्लीमेंट कर देखते हैं, जहाँ पे एरर आएगी वो सॉल्व करेंगे ही सही, और बाकी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे ही सही। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं अपने VS कोड पर आता हूँ। यहाँ आकर अपन एक नया फोल्डर बना लेते हैं। अब तो मैंने यहाँ पर ओपन फोल्डर किया, और ओपन फोल्डर के केस में अपन आ जाते हैं यहाँ पे, अच्छा इसको अपन सही कर देंगे बाद में। अपन यहाँ पर आते हैं 13 नंबर से बना देते हैं। ठीक है, तो अपने एक नया फोल्डर ओपन कर लिया है यहाँ पर। तो अपन यहाँ पर अगर एक फाइल बनाते हैं सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा है demo1.html, राइट। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो मैंने लिखा है एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ, क्या आएगा यहाँ पर, असिंग अवेट, राइट। बट अभी अपन क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, अभी अपन सिंपल सा सिर्फ असिंक का एग्जांपल देख रहे हैं ना, मतलब असिंक की चीज़ों को कैसे क्या मैनेज कर रहे हैं आप। मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के अंदर आकर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, अब ध्यान से देखना। अब यहाँ आने के बाद में मैंने करा किया, तो मैंने अब इसको एक पहले एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन, और फंक्शन में मैंने लिख दिया यहाँ पर माई फन, और माई फन के अंदर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर 1। और आपने अभी क्या करा है, वेर एक्स इक्वल्स टू, आप किसको कॉल कर देंगे, माई फन को कॉल कर देंगे। और उसके बाद में आपने अभी क्या लिख लिया है, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर आपने किसको प्रिंट करवा दिया है, यहाँ पर एक्स को प्रिंट करवाया, राइट। अब ये तो बेसिक लिखा है मैंने कि आप सिंपली यहाँ पे माई फन को कॉल करेंगे, माई फन कॉल हो रहा है, ऊपर से वो उसके अंदर से रिटर्न कर रहा है 1, वो वैल्यू आएगी एक्स में, और आप एक्स को प्रिंट करवाएंगे, है ना। तो आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक्स को प्रिंट तो करवाए ही सही, और इसी के साथ में आप लिख दें यहाँ पर टाइप ऑफ, है ना, और टाइप ऑफ में आपने लिख दिया यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर आकर अब आपने क्या कर दिया है, आपने लिख दिया है टाइप ऑफ, और आपने यहाँ पे कितना लिख दिया है, एक्स, राइट। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन इसको चलाकर देखते हैं कैसा क्या आउटपुट आपको मिलेगा। तो अब अगर अपन इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो मैंने कंट्रोल प्लस F5 प्रेस किया, या फिर अपन एक काम करते हैं डायरेक्टली मैं यहाँ पर आता हूँ, और या मुझे ओपन ही करना रहेगा। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल प्लस F5 को प्रेस किया, अपन क्रोम पर आए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको ब्राउजर दिख रहा है क्रोम, आप इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करके आप कंसोल पर आएंगे, और कंसोल पर आने के बाद में आप देखेंगे आपको कुछ इस टाइप से आउटपुट देखने को मिल रहा है, जिसमें लिखा है 1 टाइप ऑफ एक्स कितना है, नंबर, मतलब 1 मिला, और टाइप ऑफ एक्स कितना मिला आपको, यहाँ पे नंबर मिला, राइट, है ना। यहाँ पर आपको ये कुछ इस टाइप से ऐसा मिला है ना। अगर मैं यहाँ पर लाइन चेंज करने की कोशिश करूँ तो होगी क्या, बनाते हैं यहाँ पर ये ऐसा, ठीक है, अब बी आर नहीं चलता इसलिए बी आर नहीं लगाया, है ना। तो 1 आ गया, और टाइप ऑफ एक्स कितना आ गया, नंबर आ गया, है ना। अब वहीं अगर अपन थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं, सिनेरियो चेंज करते हैं मतलब कैसे, जैसा कि मैंने अब आपको बताया यहाँ पर कि मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने इसे पेस्ट किया, राइट।
और पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ASYNC असिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको असिंग लिखना है तो आप फंक्शन के आगे लिखते, फंक्शन के आगे आपने क्या लिख लिया यहाँ पर असिंग लिखा। अब पूरी चीजें चेंज हो जाएगी, है ना। जैसे आपको अभी ऊपर नॉर्मल फंक्शन चला के दिखाया तो उसमें 1 रिटर्न हुआ, टाइप ऑफ 1 कितना नंबर आ गया, है ना। लेकिन अब अगर अपन बात करें बस मैंने असिंग लिखा है, तो अब देखते हैं आउटपुट क्या मिलेगा। मैंने इसे सेव किया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने पर आप देखिए क्या हुआ, ऑब्जेक्ट प्रोमाइस और टाइप ऑफ एक्स ऑब्जेक्ट। अभी आपने इसके पहले भी ये चीज देखी थी कि जो सबसे ऊपर वाली लाइन में आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट प्रोमाइस, है ना, तो ये है आपका डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट, है ना, जिसको अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप ऐसा भी कुछ करवा सकते हो। कैसा कि अगर आप यहाँ पर ऐसा भी लिखते console.log, और console.log के बाद में अगर आप यहाँ पर x.toString भी लिखते हैं तो आप देखो यहाँ पर आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। तो वो क्या है, आपका डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। और आपने एक चीज ये भी देखी थी कि अगर आप खुद का ऑब्जेक्ट बनाते हो और प्रिंट करवाते थे तो ये ऐसे ही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा लिखा हुआ आता था ना, जिसमें मैंने बताया था कि पहला वाला जो है वो छोटा ओ स्मॉल ओ वाला ऑब्जेक्ट है। अब वो किसका ऑब्जेक्ट है, तो बाद में वो कैपिटल ओ वाला ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आता था। और फिर हमने ये भी चीज देखी थी कि ऑब्जेक्ट के अंदर अपन ने खुद की अपनी टू स्ट्रिंग नाम की मेथड बना के वैल्यू को रिटर्न करवाया था, तो उस केस में फिर वो उसके अंदर जो अपन ने रिटर्न करवाया था तो वो रिटर्न होकर आपको देखने को मिलता था। यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दे रहा है आपके ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो ऑब्जेक्ट किसका है, आपके प्रोमाइस का। और यहाँ पे टाइप ऑफ एक्स में क्या लिखा हुआ मिला आपको, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब अगर अपन बात करें कि मेरे को इसकी वैल्यू को रिट्राइव करना है, तो वैल्यू को रिट्राइव करने के लिए मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो वही जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ पर डॉट लगाकर किससे हैंडल करना पड़ेगा, देन से। और अब यहाँ पर आकर आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है क्या, वैल्यू। और वैल्यू के बाद में अगर अपन बात करें तो अपन क्या लिखेंगे, console.log। console.log में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, वैल्यू। और यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, वैल्यू। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसा देन लिख दिया। और देन लिखने के बाद में अगर आप बोले कि सर अगर अपन कैच लिखे तो कैच आप लिख भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो असिंग फंक्शन है वो क्या रिटर्न करके देगा, आपको रिजॉल्व भी रिटर्न कर देगा। मैंने इसे सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे रिटर्न में क्या मिल गया है, वैल्यू। वहीं अगर एक और चीज अपन देखें तो मैंने लिखा x डॉट, और मैंने क्या लिखा यहाँ पर, देन। और मैंने इसके अंदर लिख दिया है क्या, अलर्ट। लिख दिया x डॉट देन, और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, अलर्ट। तो अभी तो आप यहाँ पे ऐसे प्रिंट करवा रहे हो ना, मैंने इसे कमेंट किया। अब आप देखो यहाँ पर इससे क्या आउटपुट मिलेगा, आपने इसको रिफ्रेश किया, आपको क्या मिला, देखो ये अलर्ट में क्या मिल गया है, तो जो वैल्यू आपको वहाँ पे मिल रही थी तो वो आपको क्या मिल जाएगी, ये अलर्ट लिखने से अलर्ट में मिल जाएगी। और अगर आपको दोनों जगह चाहिए तो आप दोनों जगह ऐसा लिख लो। आपने उसको रिफ्रेश किया, उधर भी 1 आ गया और इधर भी 1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। वहीं अगर अपन बात करें, इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसमें आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि सर ठीक है, रिटर्न 1 करा, रिजॉल्व के अंदर 1 एज अ वैल्यू आ गई है, लेकिन अगर मैं वहाँ से एरर रिटर्न करवा देता तो उस केस में क्या होता। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने करा डेमो 2। यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, रिटर्न 1। ठीक है, अब रिटर्न 1 की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे न्यू। न्यू में मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या, एरर। और एरर में अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंपली एरर अकर्ड। अब एरर अकर्ड मैंने लिखा। ठीक है, अब ये तो आपको पता है ना कि x.to स्ट्रिंग से क्या मिलेगा, आपको वही ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलना है, तो अपन इसको हटा देते हैं, है ना। और अगर आप x की वैल्यू को भी अगर प्रिंट करवाते हो तो वो आपको क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पर सिंपली, तो वो x की वैल्यू में भी आपको वहाँ पर है ना ऑब्जेक्ट और वही प्रिंट करवा कर दे रहा था। ठीक है, तो इसको भी अपन हटा ही देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x डॉट देन। और x डॉट देन के बाद में मैंने क्या करा यहाँ पर, वैल्यू। और उसके बाद में वैल्यू के अंदर आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है डॉट, और मैं यहाँ पर कैच भी लिख लेता हूँ। तो मैंने कैच लिखा, कैच के अंदर भी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो कैच के अंदर मैंने लिखा है वैल्यू। और यहाँ आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, console.log। और मैंने यहाँ पर एक नया मैसेज लिख दिया, गेट्स एंट्री। और यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वैल्यू। अगर आप देखो ऊपर न्यू एरर लिखा है, अगर उसको चलाना होगा तो वो कैच में जाके गेट्स एंट्री लिखकर एरर अकर्ड वहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसे सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने करा डेमो 2, मैंने करा एंटर।
लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या आया आपका एरर अकर्ड, और वहाँ पे वैल्यू में आपके पास में क्या आ गया, ये ऐसा कुछ आ गया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, x डॉट देन वैल्यू में यहाँ आया, वो यहाँ पर आकर क्या हुआ, यहाँ पर आने के बाद में वैल्यू लिखा हुआ आया, और वैल्यू के बाद में यहाँ पर क्या आएगी आपके पास में, वैल्यू आएगी। गेट सेंटर नहीं चलाना, कैच नहीं चलाना। मैंने वही बोला था आपको कि असिंक फंक्शन अगर अंदर रिटर्न करता है नॉर्मल 1 तो वो रिजॉल्व में जाएगा, लेकिन अगर वो एरर भी रिटर्न करता है तो वो भी रिजॉल्व के अंदर ही जाएगा। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ रिजॉल्व ही वहां से रिटर्न करेगा, भले ही अब वो एरर वाली कुछ वैल्यू हो, एरर का ऑब्जेक्ट हो, है ना, या कुछ भी क्यों ना हो, है ना, वो कैच वहां से नहीं चलाता है। ये रहे यहाँ तक, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर आपको देखकर रखा हुआ है, ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें कि अगर अपन इसमें असिंक और अवेट दोनों का यूज करना चाहे, है ना, दोनों को अपन चलाकर देखना चाहे, है ना, कि अभी दोनों की वैल्यू कैसे प्रिंट होती है या दोनों कैसे साथ में लिखा जाता है ना, तो अपन वो देखते हैं। अब उसके लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से सब कुछ हटा दिया, मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है माय फन। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने लिख लिया है फंक्शन, और मैंने लिखे यहाँ पर माय फन। इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, असिंक। ठीक है, अपन यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अगर अपन बात करें कि अब अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब ठीक है, मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है कंसोल डॉट लॉग। मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, मैंने लिखा है स्टार्ट, और मैंने फिर लिखा है कंसोल डॉट लॉग, और मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, एंड्स, राइट। अब इसके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसके बीच में अपन यहाँ पर कॉल करते हैं, है ना, एक शो नाम के फंक्शन को। अभी जो शो नाम का फंक्शन है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिख दिया यहाँ पर अवेट, तो मैंने लिखा यहाँ पर शो। अब शो नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है फंक्शन, और मैंने यहाँ लिखा क्या, शो, ठीक है। अब ये शो फंक्शन क्या करेगा, तो ये शो फंक्शन रिटर्न करेगा, और क्या रिटर्न करेगा, तो ये प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू प्रोमाइस। अब न्यू प्रोमाइस के अंदर क्या आता है, ये आपको ही पता है, तो इसके अंदर एग्जीक्यूटर आता है। तो अब एग्जीक्यूटर के अंदर क्या आता है, तो एग्जीक्यूटर के अंदर आपको यहाँ पर सिंपली मेंशन करना पड़ता है क्या, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ये आपको पता है कि यहाँ पे नाम आप कुछ भी लिख सकते हो। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, रिजॉल्व, तो आपने यहाँ पे रिजॉल्व लिखा, तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो रिजॉल्व में आपने लिख दिया यहाँ पर क्या, तो रिजॉल्व की केस में आपने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया यहाँ पर क्या, स्टेट, और स्टेट में आपने क्या लिख दिया, फुलफिल, आपने ऐसा कुछ लिख दिया। ये यहाँ से रिटर्न होगा। अब ये रिटर्न होगा, तो ये रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, तो ये रिटर्न होकर आपके पास में यहाँ आएगा, और यहाँ आने के बाद में अब आप क्या करोगे, तो आप डायरेक्टली वेयर, अब यहाँ पे लिखोगे रिजल्ट, है ना। अब इसमें अभी तक अपने को क्या करना पड़ता था कि वो फंक्शन की कॉलिंग होती थी, तो वो प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट देता था, और फिर डॉट देन या फिर डॉट कैच में जाते थे। यहाँ पे डायरेक्टली अब ये अवेट क्या कर देगा कि जो प्रोमाइस का ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसके अंदर रिजॉल्व के अंदर जो डेटा है, तो वो रिजॉल्व के अंदर से डेटा को निकाल के डायरेक्टली वो डेटा किस में रख देगा, रिजल्ट में रख देगा। और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में आप क्या कर देंगे यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया है रिजल्ट, और यहाँ पे आपने क्या प्रिंट करवा दिया है, रिजल्ट, राइट। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ लिख दिया, मैंने इसको सेव किया, है ना, और सेव करने के बाद में अपने को इसे चलाना है। क्या ये चल जाएगा क्या, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ मिला मेरे को स्टार्ट, फिर मेरे को क्या लिखा हुआ मिला, रिजल्ट, स्टेट में फुलफिल्ड, और फिर मुझे क्या मिला यहाँ पर, एंड्स, राइट। सीक्वेंस देखो, अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि अभी तक आपने जो देखा था उसमें ऐसा होता था कि आप कंसोल लिखते थे तो कंसोल वाले सारे प्रिंट हो जाते थे और बाकी वाले बाद में प्रिंट होते थे, है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, अवेट लिखा है, और अवेट के बाद में आपने क्या करा है, शो नाम के फंक्शन को कॉल किया है,
और उसके अंदर यहाँ पे लिखा है रिटर्न और फिर लिखा है न्यू प्रोमाइस, है ना? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे इसके पहले भी मैंने जो आज एक एग्जांपल बताया था जिसमें आपने लिखा था कंसोल लिखा था बिफोर एग्जीक्यूशन, फिर आफ्टर एग्जीक्यूशन और उसके बीच में प्रोमाइसेस लिखा था। तो पहले क्या हुआ था यहाँ पर कि पहले बिफोर एग्जीक्यूशन प्रिंट हो गया, फिर जब वो प्रोमाइस पर आया वो ऊपर गया तो न्यू प्रोमाइस पे गया तो फिर अंदर कॉल बैक मिला तो वो साइड में हो गया, नीचे आया फिर कॉल बैक मिला तो साइड में हो गया, फिर नीचे आया कॉल बैक मिला तो साइड में हो गया और फिर नीचे वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया उसने। तो वही सिनेरियो तो यहाँ पर भी था ना कि आपने स्टार्ट को प्रिंट करवाया, जब अवेट करके आपने शो को कॉल करवाया तो कंट्रोल ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद में वहाँ पे रिटर्न में न्यू प्रोमाइस लिखा था तो फिर से उसको कॉल बैक मिला था ना, तो उसने उसको कहाँ साइड में करा और उसने कहाँ वो एंड्स प्रिंट करा। उसने पहले ऊपर से जो रिजल्ट आया है उसी को प्रिंट करा है और बाद में ही उसने एंड्स को प्रिंट करा है। तो ये अवेट करता क्या है यहाँ पर? तो अवेट बोले तो नाम से समझ में आ रहा है, अवेट बोले तो वेट, है ना, कि ये इंतजार करेगा ऊपर से जब रिजल्ट आएगा तभी फिर वो आगे उसको बढ़ने देगा। अब ये तो चलो ठीक है आपने ऐसा लिख दिया रिजॉल्व, लेकिन अगर मैं यहाँ से रिजेक्ट लिख देता तो अगर अपन बात करें यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसे रिजेक्ट लिख दिया। रिजेक्ट के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर? तो यहाँ जाता है रिजेक्टेड और यहाँ पर क्या लिख लेंगे अपन? REJECT रिजेक्ट, राइट। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद अब क्या ये चलेगा क्या? ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? स्टार्ट तो आ गया लेकिन अनकॉट, एनप्रोमाइज, स्टेट और रिजेक्टेड आ गया। क्यों? ऐसी की ऐसी प्रॉब्लम आपने लास्ट सेशन में देखी थी जब आप वहां पर कैच नहीं लिख रहे थे तब। तो अब यहाँ पर आपने कैच को हैंडल भी तो कहा करा है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर आपको इसके अंदर क्या लिखना रहेगा? ट्राई और कैच लिखना रहेगा। आप ट्राई और कैच में चीजों को मेंशन करेंगे। अब ट्राई और कैच में चीजों को मेंशन करेंगे तो आपने क्या करा? यहाँ पर आपने लिखा ट्राई, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैच। कैच में क्या आएगा यहाँ पर आपके पास में? एरर। और अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो आपने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में अब क्या होगा? यहाँ पर ये सारी चीजें ऐसी यहाँ पर फ्रेम हो जाएगी और उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो अब अगर एरर आती है ना, तो वो कहाँ पे पहुंचा देगा? उसको नीचे पहुंचाएगा। और मैंने क्या लिख लिया है? console.log। और console.log में अपन क्या कर देंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर आप सिंपली प्रिंट करवा दोगे क्या? एरर। आपने उसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने उसको रिफ्रेश किया, देखो क्या मिला? स्टार्ट। स्टेट में क्या मिला मुझे? रिजेक्टेड। तो इससे आपको एक चीज ये भी समझ में आई होगी कि जैसे ही अवेट में अगर कोई रिजेक्टेड केस आइडेंटिफाई होता है तो उसके नीचे के वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता है। आप देखें ना वहां पर ना ही रिजल्ट लिखा हुआ आया और ना ही ये console.log एंड्स लिखा हुआ आया, वो डायरेक्टली आपको कहाँ लेकर आ गया? ये बाहर लेकर आ गया। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि सर अगर यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ होता तो? अब यहाँ पर मैंने लिखा है इनसाइड, या मैंने लिखा बिफोर ट्राई, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? आफ्टर कैच। ठीक है, तो अब अगर अपन ने ऐसा कुछ लिखा है तो अब इसके इसमें यहाँ पर होगा क्या? तो जैसे ही आपकी फंक्शन की कॉलिंग होगी, है ना, तो देखते हैं अपन यहाँ पर। मैंने इसे सेव किया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, अब देखो आपको क्या मिला? बिफोर ट्राई, फिर स्टार्ट, स्टेट रिजेक्टेड और आफ्टर कैच। मतलब आपको ये बिफोर ट्राई मिला, आप अंदर आए, आपको यहाँ पर ये स्टार्ट मिला, फिर यहाँ पर वो जब रिटर्न करेगा और वो रिटर्न करने के बाद में फिर क्या होगा? यहाँ पर आपके पास में रिजल्ट और फिर एंड्स और एरर। तो यहाँ पे तो एरर ही आ गई है और एरर के बाहर निकला तो ये क्या लिखा हुआ गया आपका? आफ्टर। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन इसमें आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है क्या? मैंने इसे सेव किया, ठीक है, ये तो सभी को क्लियर हुआ ना अपन ने करा के? ठीक है, अब ध्यान से देखना, है ना, एक और एक पॉसिबल केस बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपन यहाँ पर आए, हाँ, फिर अंदर के स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे। यहाँ पे जैसे वो रिजेक्ट हुआ तो ये नहीं चला। अब ये तो सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? मैंने यहाँ पर ये जो रिजेक्ट लिखा हुआ था, मैंने इसको क्या कर दिया? सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? मैंने बना दिया फंक्शन, और मैंने यहाँ पे टाइम देना है तो अपन दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे दे दिया 1000 और मैंने अब इसके अंदर क्या कर दिया? यहाँ पे लिख दिया रिजेक्ट।
इसको सेव किया। अभी देखना ये क्या प्रिंट हो रहा था, ये बिफोर ट्राई, स्टार्ट, स्टार्ट स्टेट रिजेक्टेड और आफ्टर कैच अप। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब देखो अभी भी क्या हो रहा है आपका, वैसा ही कीज यहाँ पर क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। क्या आप यहाँ पर गए हो, जब तक ये प्रोमाइस का रिजल्ट नीचे रिटर्न नहीं होता तब तक ये अवेट आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आए है ना कंसोल डॉट लॉग पर, कंसोल डॉट लॉग पर आने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर ट्राई कैच के अंदर आपको एंट्री मिली, ठीक है। नहीं अपन ने कुछ गड़बड़ करी क्या, हाँ ये 4 है ना, मे भी चेंज होगा। ये देखो ये, अब देखो इसमें यहाँ पे क्या सीन बैठा है, बिफोर ट्राई, स्टार्ट, स्टार्ट रिजेक्टेड और आफ्टर कैच, है ना। इसके पहले भी वही केस था, बस ये था कि वो थोड़ा सा टाइम डिले हो गया, है ना। वहाँ पर अपना टाइम शो नहीं हो रहा था, यहाँ पर अपन ने टाइम लगाया है तो टाइम आ गया। दे रहे हैं यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसा देकर रखा हुआ है, ठीक है। बाकी इसके आगे का फिर कंटिन्यू करेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्लास में। ये इतने क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं आता है तो फिर आपको पूछना है।